अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकवी। आज तहरीक इंसाफ का जलसा होना था इस्लामाबाद में, लेकिन वो यकदम मनसूख हुआ। तहरीक इंसाफ काफ़ी इसकी प्रेपरेशन कर रही थी, लेकिन रात गए आपको इल्म होगा कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जानिब से, खुसूसन कमिश्नर जो चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनकी जानिब से एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इसकी जो इजाज़त है इस जलसे की जो तहरीक इंसाफ को दी गई थी वो वापस ली जाती है। जिसके बाद हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ पहले तो बज़िद थी, लेकिन बाद में उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि इस्लामाबाद में जो जलसा था आज का वो मनसूख कर दिया गया है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता रोज़ से एक तो बानी तहरीक इंसाफ की शिकायत अपनी जगह, जिन्होंने ये धमकी भी दी कि वो बहुत जल्द भूख हड़ताल पर चले जाएंगे मशावरत के बाद, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है इस वक्त, उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया। गुज़िश्ता रोज़ तो उनका ये भी कहना था कि ये फाशिस्ट रजीम है और जो बेशतर लोगों को वो कहते हैं उठाया गया है और जिनका इल्म नहीं है उनका भी उन्होंने तस्करा किया है। एक मामला ये है, दूसरा मामला APC जो हुकूमत की जानिब से बुलाई गई है ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर एतमाद में लेने की, वो भी है। और तीसरी जानिब जो बात है वो फिर मुज़ाकरात की है, जिसकी पेशकश एक मरतबा फिर ख्वाजा आसिफ की जानिब से की गई कि हम अब भी सियासी मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुन्नी इत्तेहाद के कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आमिर डोगर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मलिक साहब, पहले तो हमें ये बताइएगा कि ये जो जलसे की इजाज़तनामा था जिसे मनसूख किया गया, सिक्योरिटी के खदशात ज़ाहिर किए गए, और फिर ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी खदशात है ये आप लोगों के साथ बाकायदा शेयर किए गए या इसका जिस तरह से बस ऐलान किया गया था और बस वही था जिसके ज़रिए आपको इल्म हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये भोखलाहट और उनकी शिकस्त और उनका डर और जिस तरह कहते हैं कि जो उनकी नींदें उड़ी हुई हैं इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से, ये उसका अमली सबूत है। और जुल्म और ज्यादती की इंतहा है कि हमने थ्रू प्रॉपर चैनल अदालत से, कोर्ट से उस जलसे का ऑर्डर लिया और अदालत ने उससे पहले DC से NOC लिया, IG इस्लामाबाद से NOC लिया, उनका नुक्ता नज़र फाइल पर रखा और तमाम सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए हमें इजाज़त दी और हमारी मुकम्मल मोबिलाइजेशन थी। आज अगर हमें जलसा करने देते तो आज अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर इस वक्त इस्लामाबाद में पहुंचता, बावजूद इसके कि इमरान खान साहब जेल में है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, इस पर मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूंगी, देखिए ये तो आपको इल्म है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और मुहर्रमुल हराम भी के हवाले से भी जो सिक्योरिटी खदशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये इदारों की रिपोर्ट थी जिसकी वजह से NOC कैंसिल की गई, ये कहना था चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का। तो क्या मैं ये समझूं कि आप ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत बयानी है, ऐसे कोई सिक्योरिटी खदशात नहीं थे? जी, ये 200% गलत बयानी है। खदशात, सिक्योरिटी के खतरात, दहशतगर्दी मुल्क में कब नहीं थी। और बदतरीन दहशतगर्दी में भी जो हालात हमने गुजरे हैं, स्पेशली 3-4 साल पहले, क्या सियासी आवाज, जमहूर की आवाज बंद कर दी जाती थी? क्या जलसे और जुलूस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती थी? तो फिर आप ये जो आपने जमहूरियत का वावेला और जमहूरियत का जो आपने राग जो है वो अलापा हुआ, तो फिर इसको खत्म करें। सीधा इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाएं। और आप एक तरफ तो कहते हैं जी जमहूरी हुकूमत है और जमहूरियत और आइन और कानून बहाल है, तो ना आइन है, ना कानून है, ना हमें ना हमारी आवाज है, ना हमारी कोई जमहूरी इक़्तिदार है, ना कदरें हैं, सिर्फ ताकत है और एक जमात है जिसको दीवार के साथ लगाया गया। ऐसी मिसाल बदतरीन तो बड़े बड़े मार्शल लॉ में ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ था, अयूब खान की आमरीत थी,
परवेज मुशर्रफ का जमाना था, उसमें भी नहीं थी। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है, और शायद आपकी शिकायत भी वजह है कि तमाम जमातों को जमहूरी दौर में एहतजाज का भी हक होता है, पब्लिक मीटिंग्स का भी हक होता है, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई है। ये नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ की वो स्पेस अभी मौजूद नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप नहीं समझते कि जब आप ये भी कहते हैं कि ताकत कहीं और से है, यानी इस निज़ाम को चलाने की, तो उनसे मज़ाकरात के लिए अगर चैनल हुकूमत है तो यूटिलाइज करें ना, फिर इस चैनल को करें मज़ाकरात। हुकूमत तो पेशकश बार बार कर रही है आपको। मैं आपको पता कि अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी में एक बड़ी सीनियर पोजीशन पर हूँ और नेशनल असेंबली का चीफ व्हिप हूँ। गवर्नमेंट के साथ बतौर चीफ व्हिप मेरा एक क्लोज लाइजॉन रहता है। राइट। ये जो बात कर रहे हैं, जो आपने ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र किया, पहले तो इनका अपना असेंबली के अंदर बिहेवियर देखें, और दूसरा इनकी हुकूमतों का बिलखुसूस पंजाब के अंदर हमारे साथ रवैया देखें। ये सिर्फ लफ्जी जंग है, ये सिर्फ लिप सर्विस है। इनको भी पता है कि जब मुज़ाकरात के लिए सीरियसली जब जो ताकतवर हल्के सिग्नल देंगे तो उस दिन मुज़ाकरात हो जाएंगे। अभी तो इन सबको एक खौफ है कि इमरान खान की मकबूलियत है और वो दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती चली जा रही है, और दूसरा इनको एक ही टारगेट है कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को कुचला जाए। देखिए, अल्लाह अल हक है, 8 फरवरी का इलेक्शन पर 75 सालों में ऐसा खामोश इनकलाब नहीं आया कि लोगों ने खौफ के बुत तोड़े और लोग घरों से निकले और हमारे उम्मीदवारों के निशानों को ढूंढ ढूंढ कर उन पर मोहरें लगाई। देखिए, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हुकूमत ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन की जाएगी, जिस पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का यह बयान आया कि तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इसमें शरीक होगी, एंड यू विल ऑल्सो बी टेकन ऑन बोर्ड, यानी आप लोग बैठने को तैयार हैं। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ, जब आप हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं इस मामले पर, तो सियासी डायलॉग आप इनिशिएट कर लें, क्योंकि हल तो निकालना है ना। देखिए, जहां मुल्क के वसीतर मफाद की बात होगी, जहां अवाम की जान और माल के खतरे के ऊपर सवाल उठेगा, और दहशत गर्दी में जो सूबा फ्रंट लाइन पर है वो KPK है, जिसमें हमारी हुकूमत है, हम वहाँ स्टेक होल्डर है, तो ये कैसे हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है और जिसका लीडर जो है वो कहता है कि मैं पाकिस्तान हूँ और पाकिस्तान मुझ में से है, और आज वो फौज को भी अपनी फौज कहता है। कभी ये उन्होंने फौज के खिलाफ इस तरह बात भी नहीं की कि एक जरबे नया एक ऑपरेशन इस्तेकाम के नाम से शुरू हो और उसमें हम आइसोलेशन में चले जाएं या हम उस APC का हिस्सा ना बने। लेकिन हमारे जो दुखों का मदावा है, हमारे साथ जो जुल्म और सितम है, वो जो सलूक अभी तक नारवा रखा हुआ है, हमारी खवातीनों हजरात आज दिन तक जेल में है, सही, हमें जलसे नहीं दिए जा रहे, तो ये जेस्चर हमेशा हुकूमत आगे कदम बढ़ाती है। लेकिन हुकूमत को पता है कि हम कदम बढ़ाएंगे तो हम 47 की बैसाखियों पर खड़े हैं, हमारी हुकूमत गिर जाएगी। कौन नहीं जानता कि प्रैक्टिकली इनके पास 17 से 20 कौमी असम्बली की सीटें हैं और नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर से अपनी सीट हार चुके हैं। अच्छा। तो कौन नहीं जानता कि ये बैसाखियों पर खड़े हैं और इनके पीछे जो लोग हैं तो इस मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ को स्पेस दी जाए। डोगर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक। इन फोकस हैं मलिक आमिर डोगर साहब, चीफ व्हिप हैं कौमी असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। डोगर साहब गवर्नर रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने ये बात ऑन रिकॉर्ड अभी गुज़िश्ता रोज़ ही कही है, जिसमें वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने एक मशवरा दिया। मैं आपको कोट अनकोट बता रही हूँ, वो ये कहते हैं कि जब तक बातचीत नहीं होगी इस्टेब्लिशमेंट से, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की जेल में एक अपनी हिकमत अमली है, मगर बाहर वालों की हिकमत अमली, उन्होंने सवाल उठाया है क्या है। साल भर हो गया कि इमरान खान अभी तक जेल से बाहर नहीं आए। एक तो उन्होंने मशवरा दिया है कि देखिए बातचीत तो आपको इस्टेब्लिशमेंट से करनी ही होगी, और दूसरा जो है वो आपकी हिकमत अमली पर सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं, अल्टीमेटली मामला हल तो मुज़ाकरात से ही होगा, आज नहीं तो कल।
पहले ये अपने हरबे सारे इस्तेमाल करके देख लें। अल्लाह अल हक है और मुझे उम्मीद है कि इसी शर से हक का रास्ता निकलेगा और अल्टीमेटली आप जानते हैं कि जो फतह होती है वो अवाम की होती है, अवाम ही प्रिवेल करते हैं। माजी में बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े आमिर, बड़े बड़े डिक्टेटर आए, उन्होंने पॉलिटिकल जमातों को कुचलने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की, -1 करने की कोशिश, तो क्या हुआ? माजी के भी तो सारे तजुर्बे हमारे ताकतवर हल्कों के नाकाम रहे ना। तो ये एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह इनको जरूरत पड़ेगी इमरान खान की, और इमरान खान का जो अडियाला जेल का ताला है वो अवाम की ताकत से, अल्लाह की मेहरबानी से जरूर खुलेगा। अच्छा, हम मजाकरात और जब तक वो वक्त नहीं आता, जब तक वो वक्त नहीं आता कि इमरान खान की जरूरत पड़ती है, आईनी फिर पार्लियामेंट से बाहर जारी रखेंगे और हम अपना वो मुतालबा जारी रखेंगे कि फॉर्म 47 के जरिए जो सीटें इन्होंने ली हैं वो हमें वापस की जाएं। डोगर साहब, क्योंकि आप चीफ विप भी हैं, तारिक फजल चौधरी साहब भी पीएमएलएन के चीफ विप है कौमी असेंबली में, और उन्होंने आपको कहा भी है कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मसला है, पहले शेर अफजल मरवत साहब का नाम आया, वो आप ही लोगों के आपसी इख्तलाफात थे, नहीं थे, क्या थे, वो नाम वापस लिया गया। अब शेख वकास अकरम के नाम पर आप लोगों ने कहा है कि बस ये बनेंगे, वो कहते हैं 4 नाम दें। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोग 4 नाम देंगे या इसी नाम पर रहेंगे और ये मसला भी लटका रहेगा? देखें, ये हर सतह पर हुकूमत जो हमारा हक है हमें उससे महरूम कर रही है। देखें, आप सब जानते हैं कि पीएससी जो है वो हमेशा अपोजिशन के पास वो कमेटी आती है। 2018 में मैं खुद रूलिंग पार्टी का चीफ विप था। ये इलेक्शन कंडक्ट जो है वो चीफ विप रूलिंग पार्टी करवाता है। मैंने शहबाज शरीफ साहब का खुद अपने हाथों से इलेक्शन करवाया और उनको चेयरमैन पीएससी मुंतखब करवाया। उस वक्त की जो हमारी हुकूमत थी, हमने तो मुतालबा नहीं किया कि आप पैनल दें, 1 नाम दें, 2 दें, 3 दें, ये प्रोगेटिव है ओपोजिशन का। अपोजिशन ने जब एक नाम दे दिया तो हुकूमत और असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर और हुकूमत की इत्तेहादी जमातें पाबंद हैं उस नाम को आगे लेकर चले और पीएससी के इलेक्शन का शेड्यूल दे, और ताकि चेयरमैन अपोजिशन का मुंतखब हो सके। और यही एक ट्रू स्पिरिट है, सेंस है कि अगर आपने शफाफियत तो शेख वकास के नाम के अलावा आप लोग कोई और नाम अब नहीं देंगे, ये तय है? मेरी 2 दिन पहले मेरी बहन मुलाकात हुई रूलिंग पार्टी के चीफ विप साहब से। हमने कहा कि हमने मुशावरत की है तो आप उसी एक नाम को कंसीडर करें काइंडली और पीएससी का इलेक्शन करवाएं। हुकूमत अगर पीएससी देना चाहती है अपोजिशन को तो फिर आगे बढ़े और इलेक्शन करवाए। अगर पार्लिमानी निज़ाम को, अगर पार्लियामेंट को भी उन्होंने इसी तरह बनाना है जैसे कि हमारे साथ बाकी आउट ऑफ पार्लियामेंट जो हालात हो रहे हैं, तो फिर उनकी मर्जी है। फिर पार्लियामेंट में हम भी हैं और एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का हम अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि ये जो इजाफी बोझ डाला गया है बजट की सूरत में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो बजट बनाया और बार बार कहती है कि ये IMF के साथ मशावरत से बनाया है, तो किसने उनसे कहा था कि अपने क्लब को तो बचा लीजिए और अवाम पर बोझ डाल दीजिए। लेट्स टेक अ वेलकम बैक। इन फोकस है मोहम्मद जुबैर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर सिंध रह चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इनका एक बहुत ही कलीदी जिसे कहते हैं रोल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जुबैर साहब, बड़ी बजट के अराउंड बातें हो रही हैं और इस बजट को जितना डिफेंड कर सकते हैं इस वक्त मौजूदा हुकूमत वो कर रही है। हत्ता कि वजीर आजम ने कहा कि IMF के साथ मिलकर उन्होंने ये बजट बनाया है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप नून लीग को भी जानते हैं और जबकि इसहाक डार साहब इस वक्त वजारत ख़जाना पर फायज तो नहीं थे, वरना सारी तोपों का रुख जो है वो उनकी तरफ होता, लेकिन क्या इस वक्त नून लीग ने वो कर दिखाया है जैसे वो कहते थे हमने पहले भी किया है, मईशत को संभाला भी दिया है, आगे भी लेकर गए हैं, ये वही है या ये सिर्फ एडजस्टमेंट्स की गई हैं इन ऑर्डर टू क्रैक द IMF बेल आउट पैकेज? पहली बात तो ये है कि मुझे इस चीज़ से शदीद इतराज़ है कि ये वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना कि जी हमने ये IMF का बजट बनाया है। एक चीज़ वो कहना भूल गए, मेरा ख्याल है वो भी उनको वो कह सकते थे और कहेंगे
कि 2022 का भी जो बजट था वो भी IMF की डिक्टेशन पर बनाया गया था, 2023 का बजट भी IMF की डिक्टेशन पर बनाया गया था, और ये वाला बजट भी IMF की। तो पहले तो पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर है सवाल पूछने में हक बजाने पे कि जो आपने IMF के कहने पर 2022 का बजट बनाया या 2023, तो अब उसमें क्या तब्दीली आई है? क्या आवाम के लिए मुश्किलात में कमी आई है? क्या पाकिस्तान के कर्ज़ों में कमी आई है? क्या पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं उनका जो टोटल नंबर है पावर्टी के नीचे जो हैं, गुर्बत की लिखी से नीचे, क्या उसमें कमी आई है या ज़्यादा हुए हैं, या पाकिस्तान में ज़्यादा बेरोज़गार आज मौजूद हैं? मतलब किसी एंगल से भी देख लें, किसी एंगल से भी देख लें, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो एक कह सकते हैं कि ज़्यादा ख़राब हुई है 2022 के मुकाबले में। इट इज़ सिंकिंग एंड इट इज़ सिंकिंग फास्ट। सो मेरा नहीं ख्याल है कि वज़ीर आज़म IMF के इस बात पर कोई फ़ख्र महसूस करेंगे कि जी IMF के। दूसरी बात यह है कि IMF के साथ सारी दुनिया इंगेज करती है और अपना इंटरेस्ट भी रखती है कि जी IMF कहती है कि जी आप ये करें, बिल्कुल उनका हक बनता है, वो पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का भी तो हक बनता है कि ये अपनी तरजीहात बताएं कि जी इससे पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा नुकसान होगा, पाकिस्तान के अवाम ज़्यादा सफ़र करेंगे। हमने पाकिस्तान के अवाम पर इतना बोझ नहीं डालना। मिसाल के तौर पर बिजली के बिल ले लेना, एक सिंपल सी एग्जांपल है। एक शख्स जिसकी 50,000 तनख्वाह है, आप उसको 25,000 का बिल नहीं भेज सकते। सो IMF अगर कह रहा है कि 25,000 का भेजे, सॉरी वी कांट। हम लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि आप अपनी औरतों के जेवर भेज के आप बिल अदा करें। नहीं, लेकिन जुबैर साहब मैं एक ये चीज जानना चाहती हूँ। देखिए लगारी साहब कल भी बहुत डिफेंड कर रहे थे इस बेस टैरिफ की इंक्रीज को, फिर वो कहीं सब्सिडी का भी जिक्र किया जाता है, मुश्किल फैसले लिए गए हैं। ये तो सिर्फ मेरी नज़र में रिफॉर्म्स तो कहीं नहीं है, एडजस्टमेंट्स की गई हैं और अपने आप को यानी हुकूमत ने अपने आप को भी और अपने क्लब को भी बचाया है इस बजट में। अवैस लगारी साहब जो बात कर रहे थे पार्लियामेंट में, स्पीच जो 2 दिन पहले उनकी थी कि हमारी हुकूमत को आए हुए तो सिर्फ 3 महीने हुए, हम अगले 1 साल में इसमें कमी भी लाएंगे बेस टैरिफ में और बिजली के नर्खों में, सिंपली स्टेटेड, और उनके लिए आसान भी लोड शेडिंग भी कम करेंगे। सॉरी, मुझे इससे शदीद इख्तलाफ है, बिकॉज इस हुकूमत को आए हुए 2.5 साल हो चुके हैं, 3 महीने नहीं हुए। अप्रैल 2022 में ये हुकूमत आई थी, उस वक्त भी मईशत में ऐसे फैसले करने थे जो मुश्किल फैसले थे, और सबसे बड़ी बात ये थी उस वक्त आपको एक मौका मिला था कि आप रिफॉर्म्स इनिशिएट करें, एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स इनिशिएट करें, आप टैक्स सेक्टर में। अब एनर्जी सेक्टर की सिर्फ अगर हम एग्जांपल ले लें तो अभी कल परसों एक मीटिंग हुई है, जो कल रिपोर्ट हुई है कि जी जो कौमी इदारे हैं उसकी जो बहाली की कमेटी है उसको चेयर किया था फाइनेंस मिनिस्टर ने, और अभी जुलाई 2024 में ये फैसला नहीं हुआ कि कौन सी वो कंपनीज हैं जिनको निचकारी करनी है या नहीं करनी है, और अभी कमेटीज बनी हैं। अब ये फैसला तो अप्रैल 2022 में होना चाहिए था। नहीं तो हमें तो कहा गया था कि एहसन इकबाल साहब तो बारहा ये कहते रहे कि देखिए जी जो SOEs की लिस्ट है वो बड़ी लंबी है। फिर उसके बाद फवाद हसन फवाद साहब आए, उन्होंने भी कहा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तकरीबन 50 से जायद का जिक्र किया गया था, जिनमें डिस्कोस का भी जिक्र था। तो क्या ये अभी तक तय नहीं किया गया? हम सिर्फ एक PIA को रोते रहते हैं। जी, ये अभी तक तय ही नहीं हुआ, और इसका जो एक और जो पहलू है जो 2022 में फैसला किया गया था कि हम इसकी रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे पहले, और वो करेंगे कैसे करेंगे, जो डिस्कोज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज कर रहे हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तमाम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के चेंज कर दिए गए। पिछले 1 साल का जो लॉस आया है वो 575 बिलियन रुपए का आया है। तो अब ये कहा गया है कि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लगाए थे वो सही नहीं लगाए थे। भाई किसने लगाए थे? आप ही की हुकूमत ने लगाए थे। वो मेरिट पर नहीं लगाए थे, 100% मेरिट पर नहीं लगाए थे, एक आध होगा मेरिट पर, बट आप उठा के देख रहे हैं वो लिस्ट के किसके कहने पर क्या किस किस को लगाया गया था। आज आप कह रहे हैं कि जी हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो 2 साल जो खमियाजा उठाया है और जिसकी सजा पाकिस्तानी अवाम इंक्रीज टैरिफ या इंक्रीज बिजली के बिल की सूरत में देते हैं, वो हमारे ऊपर क्यों है, अवाम के ऊपर क्यों है, वो गरीब तबके पर क्यों गिरता है? भाई आपकी इनएफिशिएंसी अगर लॉसेस में इजाफा हुआ है, लाइन लॉसेस में, आपकी इनएफिशिएंसी अगर कलेक्शन आप सही नहीं कर रहे, आपकी इनएफिशिएंसी है कि आप फैसला वक्त पर नहीं कर रहे, तो उसकी सजा आप अवाम को देते चले जाएंगे। और या तो एक दफा बता दें कि ये जो अभी टैरिफ इंक्रीज किया है जुलाई में, क्या ये आखिरी है? और आप ये भी देख लें
बगैर किसी डिबेट के किया गया, ईसीसी में नहीं गया वो। ये जो लेटेस्ट टैरिफ इंक्रीज है वो ईसीसी में नहीं गया, वो काबीना की मीटिंग में नहीं गया, वो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट के थ्रू जो हर मिनिस्टर के पास फाइल आती है और वो साइन करते हैं, मतलब उसको बहस करने की, डिबेट करने की, क्वेश्चन करने की, मालूमात हासिल करने की कोई इजाजत नहीं दी गई और आपने उठा के इंक्रीज कर दिया। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि आपने इब्तिदा में कर्जों का जिक्र किया एंड आई वाज गोइंग थ्रू इट, कि आपने इसका जिक्र भी किया है अपने सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि सिर्फ मई का जो महीना था, यानी 31 दिन होते हैं मई में, आपने कहा कि हुकूमत ने 58 अरब रुपए यौमिया बोरो किए हैं, कर्ज लिया है। ये पैसा किस चीज में इस्तेमाल हो रहा है जुबैर साहब? अब ये देखें ना, ये ऑफिशियल फिगर्स से मैंने उठाया, 67.8 ट्रिलियन अभी बताया गया कि मई के एंड में हमारे टोटल कर्जे थे, जिसमें बैरूनी कर्जे और जो लोकल कर्जे मिला के हैं, सिर्फ कर्जे में पब्लिक डेट की बात कर रहा हूँ, वर्सेस 66.1 ट्रिलियन अप्रैल के एंड में, यानी कि 1.7 ट्रिलियन 1700,000 बिलियन का इजाफा किया गया है। वो अगर आप 30 दिन में अगर डिवाइड करें तो वो तकरीबन 57-58 बिलियन रुपीस पर डे आता है। अभी आप ये मुझे बताएं कि क्या मई के महीने में लोगों की कुछ अच्छी चीज़ हुई है, उनको ज़्यादा रोटी मिली है? क्या पाकिस्तान के जो 10-10.5 करोड़ लोग हैं जो पावर्टी लाइन से, उनको 2 वक्त की रोटी मिली है? नहीं मिली है। क्या बिजली की बिल में आसानी हुई है? नहीं हुई है। क्या गुर्बत में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ? हुआ है इजाफा। सो वो 58 बिलियन का तो एक सिंपल सी बात है। मतलब इतनी ज्यादा, जब मैं कहता हूँ ना कि हमारी जो इकोनॉमी है वो सिंक कर रही है, तो लोग कहते हैं यार आप बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी इसी दौरान जब बजट बन रहा था तो उन्होंने प्रेसिडेंसी के बजट तकरीबन 60% बढ़ा दिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस का तकरीबन 55% बढ़ा दिया, आपने नेशनल असेंबली का बजट तकरीबन 50% बढ़ा दिया तकरीबन। और ये बजट को अगर आप देखें ना खोल के नेशनल असेंबली का, कि जी उनके टिकट्स भी बढ़ गए हैं, हाँ। उनके रिफंड्स भी ज्यादा मिलेंगे, उनको जो पर सेशन TAD है वो भी ज्यादा मिलेगा। आप लोगों को कह रहे हैं कि हम आपके ऊपर 40% टैक्स इसलिए लगा रहे हैं ज्यादा क्योंकि हमने अपने लिए मुराद हासिल करनी है। किसके लिए? अपने हुकूमत के लिए, अपने मेंबरान के लिए और अलीट के लिए। कि अलीट को तो सिर्फ IMF से मकसद है, क्योंकि अलीट का मसला ये पाकिस्तान में क्लियरली इस हुकूमत ने देखे जो टारगेट किया ना नादिया, वो किया मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, जिसको कहते हैं टारगेट करना। सबसे ज्यादा जो मुश्किल वक्त था वो मिडिल क्लास के लिए था पिछले 2 साल में, क्योंकि उनकी जो परचेजिंग पावर होती है वो एरोड हो गई थी, क्योंकि इनकम बढ़ नहीं रही थी, बिजनेस बढ़ नहीं रही थी, जाहिर सी बात है लोगों की तनख्वाहें नहीं इतनी बढ़ रही थी। और जो ये साल खत्म हुआ है उसका एवरेज इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 23-24% है। तो 23-24% तो आपका परचेजिंग पावर वैसे कम हो गया। अच्छा। और अभी भी तकरीबन 13% इन्फ्लेशन है, जो कि बहुत ज्यादा हाई होता है, विच इज स्टिल द हाईएस्ट इन द एंटायर रीजन। तो आप खुद सोचें कि उनके लिए आपने और मुश्किल कर दी है, बहुत मुश्किल कर दी है। जुबैर साहब यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखें। वेलकम बैक। इन फोकस है मोहम्मद जुबैर, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक गवर्नर सिंध। जुबैर साहब मुझे एक बात बताएं, ये बड़ा, क्योंकि देखिए हम मईशत को सियासत से अलग नहीं कर सकते और स्टैब्लिशमेंट से भी अलग नहीं कर सकते। जी बिल्कुल ठीक है। मौजूदा स्टैब्लिशमेंट भी ये कहती रही कि हमें ये कशकोल तोड़ना होगा और मईशत के लिए वो फिर SIFC बना, और इसके अलावा भी वो बड़े जिसे कहते हैं प्रोएक्टिव हैं इन ऑर्डर टू गेट द इकोनॉमी राइट। मतलब एटलीस्ट हमें नजर ये आता है, बताया ये जाता है। इसी तरह बाजवा साहब भी कहते थे, जो इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि जब मैं एहतसाब के पीछे जाता था, बाजवा साहब कहते थे तुम इकोनॉमी पर फोकस करो। तो जब ये भी है कि चलती इस्टेब्लिशमेंट की है, चाहे कोई सा भी दौरे हुकूमत हो, तो फिर ये बजट के वक्त आकर क्या हो जाता है? देखिए, एक तो बजट में हमारी प्रायोरिटीज़ जो है ना नादिया, ये चैलेंज करना पड़ेगा और सबको चैलेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ मेरी बात या आपकी बात नहीं है। देखिए, व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज़? द प्रायोरिटी शुड बी द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले जो आपकी सियासत में जो रूलर्स का
फैसला साजी का महवर है वो पाकिस्तान के अवाम होने चाहिए। आप पता नहीं किस जगह फिर रहे हैं और कर्जे पे कर्जा लिए चले जा रहे हैं। सो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। मेरे अपने लिहाज से बिल्कुल सियासत सबसे ज़्यादा अहम है, लेकिन सियासत में सबसे ज़्यादा अहम जो जुज़ है वो पाकिस्तान के अवाम है और उनकी ज़िंदगी है और उनके लिए कितनी मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि ये हम जोर दे रहे थे, SIFC भी बना उसी के लिए बना था, बट आप अगर नंबर्स देखें, अगेन नंबर्स से पता चलता है ना कि हुआ क्या। पिछले एक साल में जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो पाकिस्तान में पिछले 50 साल की तारीख का लोएस्ट लेवल है। अभी आप जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो फिर आपका आगे फ्यूचर कैसे होगा, कैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी, कैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कैसे। अब उस पर मुझे नहीं पता किस किस्म का फोकस है, लेकिन मुझे जो इत्तलात मिल रही हैं कि वो कहते हैं सरकार के पास इतनी कॉम्पिटेंस ही नहीं है कि वो पेपर वर्क भी कर सके और वो जाके अपने हमसाया, अपने जो दोस्त ममालिक है उनको बताएं और उनको कहें कि जी आएँ और आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। सर ज़ुबैर साहब, मैं बड़ी सरप्राइज्ड हूँ, माजरत के साथ मुझे ये ओपिनियन देना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत को चलाने वाले सब बेहिस हो चुके हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि लोग जो है मर जाएंगे भूख से, बिजली के बिल देंगे या अपने बच्चे पालेंगे, और ये मेरे ख्याल से पता चल जाएगा। अब जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं, मियाँ साहब कल हमारे प्रोग्राम में थे ज़ुबैर साहब, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को अब कौम को सब बता देना चाहिए कि 8 फरवरी को क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, वरना बड़ी देर हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये ऐड भी कर दिया कि आपको नहीं पता कि किस मजबूरी में ये हुकूमत का तौक गले में डाला गया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, नोइंग नवाज शरीफ साहब जिनके लिए ये है कि बड़े ही इज़ क्वाइट स्टबर्न इन हिज पॉलिटिकल डिमीनर, क्या हुआ उनको? मतलब इतने कॉम्प्रोमाइज हो गए? नादिया देखें, 8 फरवरी का आपने जिक्र किया और मुझे पता है कि अभी 2 दिन पहले UK के इलेक्शंस हुए और आज UK के इलेक्शंस के बाद जो नई पॉलिटिकल पार्टी लेबर पार्टी हुकूमत में आई है, उनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग भी हो गई और जो पिछले वज़ीर आज़म थे उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया था कल, और नए वज़ीर आज़म भी आ गए हैं, मुंतखब हो चुके हैं, उनकी काबीना भी बन चुकी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई एक लफ्ज़ नहीं है और उसके एक सबसे बड़ी वजह है, और उसके मुकाबले में आप फरवरी 2024 का इलेक्शन देखें पाकिस्तान का, क्या हम आंखों में आंखें डाल के पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हम कोई अच्छे सफ़र की तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को बता सकते हैं? पाकिस्तान के अवाम तो ये पूछेंगे ना हमारे यहाँ मुल्क में ये क्यों नहीं हो सकता। बरतानिया की एग्जांपल छोड़ते हैं, हिंदुस्तान की एग्जांपल ले लेना। हिंदुस्तान 140 करोड़ का मुल्क है, उन्होंने भी ब्रिटिशर से इनहेरिट किया था अपना सिस्टम सारा, हमने भी उन्हीं से इनहेरिट किया था। हमारे यहाँ क्यों थे? क्योंकि हमारे यहाँ नो वन वांट्स टू लूज द इलेक्शन, क्योंकि इतनी जान पर खेल के आप हर चीज वो करने के लिए तैयार होते हैं जिसकी वजह से आपको किसी ना किसी तरह से हुकूमत मिल जाए और आप फिर उसके बाद 5 साल 10 साल तक रहें, और वो ऐसे रहेंगे कि आप अपनी ऑपोजिशन को क्रश करें, बुरे तरीके से क्रश करें जैसे आज हो रहा है, और उसके नतीजे में आप समझेंगे कि आप अवाम की पजीराई हासिल कर रहे हैं। अवाम तो जाहिर सी बात है कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। 5 महीने तो हो गए इलेक्शंस हुए, बिल्कुल अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने काम करना नहीं शुरू किया। सही कह रहे हैं आप ज़ुबैर साहब, लेकिन मुझे बताएं ना, नवाज शरीफ साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि वो ऐसे हैं कि जिनको साइडलाइन भी कर दिया जाए और इतने मजबूर हैं वो कि वो इस सब के हवाले से कुछ कह नहीं सकते, या ही इज पार्टनर टू ऑल दिस? देखिए मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि मुझे इंटरनल पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं पता, ना ही मैं किसी से पूछने की कोशिश करता हूँ, बट द रियलिटी इज़, जाहिर सी बात है कि इस वक्त चूँकि पॉलिटिक्स इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रही है और बावजूद इसके कि उनको क्रश करने की कोशिश भी की है, बावजूद इसके कि उनको एलिमिनेट करने की कोशिश की है पावर पॉलिटिक्स से, लेकिन चाहे वो रिज़र्व सीट्स हों, चाहे वो बल्ला हो, चाहे मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आजमाई नहीं गई, उनको जेल में डाल के उनके ऊपर इद्दत का केस बना के, जो बात करते हुए भी शर्म आती है कि इद्दत का केस पर किसी को इतनी बड़ी सज़ा हो सकती है, वो सब करके भी देख लिया, पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है। और ये आजमाए हुए सारे तरीके हैं पाकिस्तान की तारीख में। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी जो हुक्मरान पार्टी है
उसको ये क्या तारीख से सबक हासिल नहीं है। ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मार्शल तक लगा, लेकिन क्या वो उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई थी? पहला मौका मिला 2013 में और वो वज़ीर आज़म बन गए। बेनज़ीर शहीद के वालिद साहब को जान से मार दिया गया। 11 साल के बाद इलेक्शन कराए जनरल ज़िया-उल हक ने, पहला मौका मिला, पीपल्स पार्टी जीत के और वो वज़ीर आज़म बन गई। तो जो आजमाए हुए नुस्खे हैं वो पहले भी काउंटर प्रोडक्टिव हुए हैं, पहले भी वो पाकिस्तान के अवाम के लिए ठीक नहीं थे, और उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती और ना ही आएगी, क्योंकि आप इस तरह से मार्शल में नहीं पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, तो इस किस्म के वन पेज फार्मूला इसके थ्रू कैसे आएगी? इमरान खान के वक्त में भी वन पेज फार्मूला था, तो नहीं आई पॉलिटिकल। बहरहाल जुबैर साहब, मुझे तो ये बात ही हजम नहीं होती, मतलब जब से मैंने सहाफत का आगाज़ किया मुझे ये बात हजम नहीं होती कि किसी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि जी तुम हुकूमत ले लो और क्या, हाँ नो प्रॉब्लम, हमें करना होगा क्योंकि हम मजबूर थे। कहीं ना कहीं सबके इंटरेस्ट होते हैं जिसकी वजह से वो पावर कॉरिडोर्स में पहुंचते हैं। हैविंग सेड दैट, इमरान खान साहब का आपने जिक्र किया, क्योंकि जुबैर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको लगता है जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस वक्त इमरान खान साहब की जो भी पॉलिसी नज़र आ रही है, लगता ये जैसे टिट फॉर टैट है, ये रहनी चाहिए या थोड़ा सा इमरान खान साहब को भी पीछे हट के मुफाहिमत विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज एंड मज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए, मुज़ाकरात तो होने चाहिए। मैं तो सबसे बड़ा सपोर्टर हूँ। इवन इंडिया के साथ जब आप बात करते हैं, कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल, मोदी हों, प्राइम मिनिस्टर या कोई और हो, द प्रोसेस ऑफ डायलॉग मस्ट ऑलवेज कंटिन्यू विद इंडिया एंड ऑल अदर नेबर्स, बिकॉज अगेन वो डायलॉग ना होने की वजह से, ताल्लुकात ना अच्छे होने की वजह से सबसे ज़्यादा सफ़र पाकिस्तान के अवाम करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के अवाम सफ़र कर रहे हैं बिकॉज देयर इज़ नो डायलॉग apparently, जहाँ तक मुझे पता है, बिटवीन PTI, बिटवीन इमरान खान एंड जो भी कुव्वतें हैं या प्रेजेंट हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, और ये नागुज़ीर है, ये चाहे आज हों या आज से 6 महीने के बाद हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ नादिया कि हम वक्त ज़ाया करते हैं और पाकिस्तान के अवाम सफ़र करते हैं। जब बेनज़ीर को एग्ज़ाइल में भेजा गया था भुट्टो साहब की हैंगिंग के बाद, तो उस वक़्त से लेके, वो डेट वाज 1979, उस वक़्त से लेके 86 जब तक वो वापस आई हैं, और वो भी जुनेजो साहब की मेरा ख्याल है उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, तो वो पाकिस्तान के अवाम के लिए ज़ाया हुआ ना टाइम। किसने सफ़र किया? जो एलीट होता है, जो फैसला साजी करने वाले होते हैं, जो आज भी हैं, वो तो कोई नहीं सफ़र करेगा। किसी की सेहत पर फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि पाकिस्तान की मईशत ख़राब है। एलीट तबका है वो ज़बरदस्त, जिसमें रूलर्स भी शामिल हैं, वो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है, क्योंकि वो अगर जाके आप उनके जो पावर कॉरिडोर में देखें तो आप समझेंगे कि पाकिस्तान के तो हालात बहुत अच्छे हैं। वो ऐसे ही समझते हैं कि पाकिस्तान के, क्योंकि उनके पास जो आता है उनसे बात करने के लिए, वो भी ये कह रहा होता है कि पाकिस्तान के छोड़ें जी, आपने इमरान खान के साथ क्यों डायलॉग करें। अब अगर डायलॉग नहीं करेंगे, अच्छा डायलॉग क्या, बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान ऑल्सो मस्ट कंसीड समथिंग, बट द फंडामेंटल्स हैव टू बी देयर। द फंडामेंटल पॉइंट इज, जो 2024 का इलेक्शन था उसको कैसे ठीक किया जाएगा, दैट इज फंडामेंटल। मेरी नज़र में पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री जमहूरियत है। सही सर, बिकॉज आई जस्ट हैव टू क्लोज द सेगमेंट वेरी क्विकली। आज मिफ्ता इस्माइल साहब और खाकान अब्बासी साहब ने भी पार्टी लॉन्च कर दी है। आर यू स्टिल वेरी क्लियर कि आप तहरीक इंसाफ ज्वाइन करेंगे, या अभी आपने अवाम पाकिस्तान नाम की जो पार्टी नई लॉन्च हुई है इसको भी आप वेट कर सकते हैं? मेरा अभी फैसला नहीं हुआ, जब फैसला होगा तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है, इट्स अ गुड एडिशन टू पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, अवाम पाकिस्तान पार्टी। आई विश देम ऑल द सक्सेस। वेल मीनिंग है, अब कितनी पजीराई होती है अवाम में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच मोहम्मद जुबैर साहब फॉर बीइंग विद अस। शो इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।